कहानी की शुरुआत एक घने और अंधेरे जंगल से होती है जहां चारों तरफ घना कोहरा फैला होता है। उसी जगह एक ओझा एक रहस्यमयी इंसान के साथ मिलकर एक शैतानी पूजा कर रहा होता है जिसकी पहचान अभी तक सामने नहीं आती। वह ओझा सांप और कनखजूरा की कुंडलियों से बना एक शापित विरासत वाला सामान बनाता है। इन दोनों जीवों से एक ऐसा निशान बनता है जो उस चीज के अंदर भरी बुरी ताकत को दिखाता है। इसके बाद ओझा कहता है, क्या तुम किसी ऐसे इंसान को फिर से जिंदा करना चाहते हो जो पहले ही मर चुका है? इसके बाद कहानी एक हफ्ते पीछे चली जाती है। एक सीनियर हाई स्कूल में लड़कियों का इंटर स्कूल वॉलीबॉल मैच हो रहा होता है। इस मैच में चुनी हुई बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी हिस्सा ले रही होती हैं। मैच बहुत ज्यादा कड़ा होता है और दोनों टीमें एक दूसरे को बराबर टक्कर दे रही होती हैं। इनमें से एक स्कूल की टीम की कप्तान बसाबा होती है और आखिर में बसाबा की टीम यह मैच जीत जाती है। बसाबा को मैदान पर एक सख्त और खतरनाक कप्तान के रूप में दिखाया जाता है। इसके अलावा वह स्कूल की सबसे ज्यादा डराने वाली लड़की भी होती है। वॉलीबॉल के अलावा अपनी रोज की स्कूल लाइफ में बसाबा अक्सर दूसरी लड़कियों को तंग करती है और उनसे पैसे भी छीनती है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला कौन है या उसका परिवार कितना अमीर है। बसाबा जिसे चाहती है उसे परेशान करती है। एक दिन एक टीचर क्लास में दूसरी स्कूल से आई एक नई स्टूडेंट को लेकर आती है। उसका नाम जिंदारा होता है। इत्तेफाक से क्लास में एक लड़की होती है जो जिंदारा को पहले से जानती है। उसका नाम होंग होता है। जल्द ही पता चलता है कि जिंदारा भी अपनी पुरानी स्कूल में वॉलीबॉल टीम की कप्तान थी। यह जानकर बसाबा को डर लगने लगता है कि कहीं उसकी कप्तानी खतरे में न पड़ जाए। जिंदारा एक शांत सी लड़की ओआसा के पास बैठती है जिसे बसाबा अक्सर परेशान करती रहती है। ओआसा के अलावा वहां होंग भी होती है जो जूनियर हाई स्कूल से जिंदारा की दोस्त है। कैंटीन में बसाबा फिर से परेशानी खड़ी करती है और उनके टेबल पर चिकन की हड्डियां फेंक देती है। वह कहती है कि उसने थोड़ी देर पहले बिल्ली की गंदगी पर पैर रख दिया था और बिना कुछ कहे होंग उसकी बात समझ जाती है और बसाबा के जूते साफ करने लगती है। बसाबा की लगातार बदमाशी के बावजूद टीचर कुछ नहीं कहती क्योंकि वह स्कूल की अकेली ऐसी स्टूडेंट होती है जो वॉलीबॉल टूर्नामेंट जीतकर स्कूल का नाम रोशन करती है। यही एक बड़ी वजह होती है कि बसाबा को कभी स्कूल से नहीं निकाला जाता, जबकि वह कई बार दूसरी स्टूडेंट्स को परेशान कर चुकी होती है। टीचर उसकी हरकतों को नजरअंदाज करते रहते हैं। वॉलीबॉल की प्रैक्टिस के दौरान बसाबा फिर से झगड़ा खड़ा करती है जैसे यह उसकी रोज की आदत हो। इस बार उसका निशाना या नाम की लड़की होती है। क्योंकि या ने अभी तक बसाबा को मांगे हुए पैसे नहीं दिए होते, इसलिए उसे सजा के तौर पर बसाबा के जोरदार स्पाइक्स झेलने पड़ते हैं। हालांकि यह बहुत अमीर परिवार से होती है, लेकिन बसाबा के लिए इसका कोई मतलब नहीं होता, बल्कि वह इसका फायदा उठाती है। यह सब और नहीं देख पाने पर जिंदारा बीच में आ जाती है और बसाबा के स्पाइक को रोक देती है। इसके बाद जिंदारा बसाबा को ताकत की टक्कर के लिए चुनौती देती है। अगर जिंदारा हारती है तो वह या की जगह लेने को तैयार होती है, लेकिन अगर बसाबा हारती है तो जिंदारा उससे यह सब हमेशा के लिए बंद करने की मांग करती है। जिंदारा की वॉलीबॉल स्किल्स से अनजान बसाबा को उससे एक जबरदस्त स्पाइक लगती है। सबके सामने उसकी बेइज्जती हो जाती है और उसे लगता है कि उसका घमंड टूट गया है। यह बात उसे बहुत गुस्सा दिला देती है और लगभग लड़ाई होने ही वाली होती है, लेकिन तभी कोच बीच में आकर सबको रोक देता है। उस घटना के बाद जिंदारा, होंग, ओरासा और या एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं और उनकी गहरी दोस्ती हो जाती है। स्कूल में स्टूडेंट के लिए एक हॉस्टल भी होता है जिसे वे रहने के लिए किराए पर ले सकते हैं। बातचीत के दौरान जिंदारा का पिछला जीवन थोड़ा सामने आता है। पता चलता है कि जूनियर हाई स्कूल से ही जिंदारा को अक्सर तंग किया जाता था। शुरुआत में वह चुप रहती थी, लेकिन बाद में उसने जवाब देना सीख लिया और फिर किसी ने उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं की। ओरासा कहती है कि अब जिंदारा के साथ होने से उनमें भी बसाबा के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत आ गई है, क्योंकि बसाबा को रोकने के लिए किसी न किसी को साहस दिखाना ही पड़ेगा। लेकिन उस समय जिंदारा चुप रहती है और कुछ नहीं कहती। इसके बजाय वह बसाबा के बारे में पूछती है कि आखिर वह असल में है कौन। तब यह बताती है कि बसाबा पहले ऐसी नहीं थी। एक साल स्कूल से छुट्टी लेने के बाद जब वह वापस आई तभी से उसका बिहेवियर बदल गया। अफवाहें हैं कि उस एक साल में बसाबा प्रेग्नेंट हो गई थी और उसने बच्चे को गिरा दिया था। स्कूल को यह सब पता था, लेकिन बसाबा होशियार और अच्छा प्रदर्शन करने वाली स्टूडेंट थी, इसलिए स्कूल ने उसे निकालने के बजाय रहने दिया। इसके बाद सीन जिंदारा पर आता है जहां वह वॉश बेसिन पर अपनी स्कर्ट से दाग साफ कर रही होती है। उसे पता नहीं होता कि उसके पीछे एक और स्टूडेंट खड़ा है। जिंदारा सुंदर और गोरी होती है और जो भी लड़के उसे देखते हैं उसकी तरफ खिंच जाते हैं। उसी पल दोनों के बीच
हल्की सी क्लोजनेस पैदा होती है। वह लड़का गन होता है, लेकिन बदकिस्मती से गन की पहले से ही गर्लफ्रेंड होती है और वह होती है बसाबा। एक और मौके पर बसाबा जिंदारा से अकेले में बात करने को कहती है। वह बताती है कि वॉलीबॉल कोर्ट वाली घटना के बाद उसे स्पोर्ट्स टीचर से सजा मिली है और अगर उसने फिर से कोई परेशानी खड़ी की तो कॉलेज की सिफारिश का मौका छिन जाएगा। इसलिए वह जिंदारा से सुलह करना चाहती है और कहती है कि उनके बीच अब कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। जिंदारा इस दिखावे वाली अच्छी नीयत को खुशी खुशी मान लेती है। कहानी आगे बढ़ती है, जहां जिंदारा और गन सोशल मीडिया पर बात करने लगते हैं। धीरे धीरे जिंदारा को गन की तरफ खिंचाव महसूस होने लगता है और वह उसे चिढ़ाने के लिए हल्की सी लुभाने वाली फोटो भी भेजती है। आखिरकार गन जिंदारा को मिलने के लिए कहता है। गन को पाने का जिंदारा का मौका तब और बढ़ जाता है जब वह गलती से बसाबा को मेल वॉलीबॉल कोच के साथ जाते हुए देख लेती है। अगले दिन बसाबा फिर जिंदारा के पास आती है और इस बार उससे मदद मांगती है। वह कहती है कि एक स्टूडेंट उससे प्राइवेट ट्यूशन लेना चाहता है और उसे वहां तक साथ चलना है। जिंदारा को कोई शक नहीं होता और वह खुशी खुशी बसाबा के साथ चलने के लिए मान जाती है। लेकिन वहां पहुंचकर जिंदारा को एहसास होता है कि वह जगह गलत लोगों से भरी हुई है। बिना किसी दया के बसाबा जिंदारा को उन लोगों के हाथ बेच देती है। जिंदारा मजबूरी में उन लोगों से अपनी जान बचाने के लिए जोरदार लड़ाई करती है। किस्मत से वह वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। उसे लगता है कि यह सब अब हर हद पार कर चुका है। गुस्से से भरी जिंदारा स्कूल में बसाबा का सामना करती है, लेकिन क्योंकि कोई सबूत नहीं होता जिंदारा ज्यादा कुछ नहीं कर पाती। ऊपर से जिंदारा का गुस्सा दूसरे स्टूडेंट द्वारा रिकॉर्ड हो जाता है, इसलिए वह खुद को रोक लेती है। बसाबा ने जो दर्द और बेइज्जती दी होती है उसका बदला लेने के लिए जिंदारा एक और प्लान बनाती है। उसका प्लान होता है गन को बसाबा से दूर करना। जिंदारा और गन मिलने का तय करते हैं, लेकिन उससे पहले ही बसाबा को शक होने लगता है कि गन की जिंदगी में कोई और लड़की आ गई है। दोनों के बीच जोरदार बहस हो जाती है। गन, जो पहले से ही बसाबा से परेशान हो चुका होता है, आखिरकार सच बोल देता है और मान लेता है कि उसे सच में कोई और लड़की पसंद है। इसके बाद गन वहां से चला जाता है और बसाबा को अकेला छोड़ देता है, लेकिन वह अपना फोन वहीं भूल जाता है। जब वह फोन लेने वापस आता है तो गुस्से में अंधी हो चुकी बसाबा अचानक गन पर हमला कर देती है। उस वक्त बसाबा को यह भी होश नहीं रहता कि वह क्या कर रही है। इस घटना के बाद स्कूल प्रशासन बहुत मन मारकर आखिरकार बसाबा को स्कूल से निकाल देता है। यह बात उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी पछतावे और सबसे बड़ा झटका बन जाती है। कुछ समय बाद स्कूल फिर से हिल जाता है जब पता चलता है कि बसाबा की मौत हो चुकी है। जिंदारा और उसके दोस्त अंतिम प्रार्थना के लिए उसके अंतिम संस्कार में जाते हैं। तभी अचानक या की तबीयत खराब हो जाती है और होंग उसे घर छोड़ने का फैसला करती है। जिंदारा और ओरासा वहीं रह जाते हैं। उसी दौरान जहां बसाबा की मौत हुई थी वहां एक तांत्रिक अजीब सा काम करता दिखाई देता है। उसी समय जब भिक्षु प्रार्थना कर रहे होते हैं तो कुछ अजीब होने लगता है। एक औरत के रोने की आवाज गूंजने लगती है, तेज हवा चलने लगती है और अचानक लाइटें बंद हो जाती हैं। माहौल बहुत डरावना हो जाता है। इसी अफरा तफरी में जिंदारा को कोई धक्का देता है और वह जमीन पर गिर जाती है। उसी पल बसाबा का ताबूत जिंदारा के सामने ही गिरकर खुल जाता है। डॉर्मेटरी वापस आकर भी जिंदारा को यकीन नहीं होता कि उसने क्या देखा, खासकर यह कि ताबूत अपने आप कैसे खुल गया। फिर भी चारों एक दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। रात के बीच में जब बाकी सब गहरी नींद में होते हैं तभी ओरासा की आंख खुल जाती है। वह देखती है कि एक कुर्सी अपने आप हिल रही है। डर के मारे वह जिंदारा को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन जिंदारा बहुत थकी होती है और कोई जवाब नहीं देती। तभी बसाबा की भटकती हुई आत्मा ओरासा के ठीक ऊपर दिखाई देती है। थोड़ी देर बाद उसके दोस्त जाग जाते हैं और उसे शांत करते हैं, यह कहकर कि यह सिर्फ सपना था। फिर सब दोबारा सो जाते हैं, लेकिन ओरासा के लिए डर यहीं खत्म नहीं होता। उसे लगता है कि वह एक दीवार के ऊपर खड़ी है और उसका शरीर लटक रहा है। वह चिल्लाना चाहती है, लेकिन उसका मुंह नहीं खुलता। धीरे धीरे एक रस्सी आती है और उसकी गर्दन के चारों ओर लिपट जाती है। ओरासा पूरी ताकत से छूटने की कोशिश करती है, लेकिन बसाबा की आत्मा उसे नुकसान पहुंचाती है। बाद में पता चलता है कि यह उसका दूसरा डरावना सपना था। स्कूल में फिर से हंगामा मच जाता है जब खेल के मैदान में कुछ अजीब चीजें पाई जाती हैं। जिंदारा और बाकी लोग वहां होते हैं और स्कूल की सफाई करने वाली महिला से उन चीजों के बारे में पूछते हैं। वह बताती है कि ये आत्मा बुलाने वाले काम के निशान हैं और इनकी बनावट देखकर साफ लगता है कि यह काला
जादू है। वह महिला बताती है कि यह काम बदले की भावना वाली आत्मा को बुलाने के लिए किया गया था। वह आगे समझाती है कि 3 दिनों के अंदर यह आत्मा अपने शिकार को ढूंढेगी। पहले दिन वह उन्हें डराएगी और अलग अलग रूप दिखाकर परेशान करेगी, और आखिरी दिन वह अपने शिकार को मार देगी, जिससे बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। उसी दिन से बसाबा की आत्मा का डर शुरू हो जाता है। आत्मा एक एक करके सभी के सामने दिखाई देती है। या को बसाबा की आत्मा दिखाई देती है, जो पहले ऊपर लटकी होती है और फिर बिना सिर के उसकी तरफ नीचे आती है। बाकी लोग सिर्फ हैरानी से देखते रहते हैं, क्योंकि यह अजीब तरह से व्यवहार करने लगती है। सबके अंदर डर बैठने लगता है। सफाई करने वाली महिला बताती है कि यह आत्मा सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाई देती है जिन्हें उसने चुना होता है। इत्तेफाक से वही महिला उस समय बाथरूम में उनके साथ होती है। तभी अचानक वह भी अजीब हरकतें करने लगती है। बाथरूम की लाइट अचानक बंद हो जाती है और वह महिला उन पर हमला करने लगती है। किस्मत से गन समय पर वहां पहुंच जाता है और बंद बाथरूम का दरवाजा तोड़ देता है। महिला को होश आ जाता है और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। गण पहले से ही सब कुछ जानता होता है, क्योंकि उसे भी बसाबा की आत्मा परेशान कर चुकी होती है। वह सबको एक आदमी के पास ले जाता है जो आत्माओं के बारे में जानता होता है और शायद उनकी मदद कर सके। वह आदमी बताता है कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं है, बल्कि बदले से भरी हुई आत्मा है। फिर वह अपने दोस्त से एक पवित्र चाकू लाने को कहता है, लेकिन अचानक बसाबा की ताकत के असर से वह आदमी खुद को उसी चाकू से घायल कर लेता है। गंभीर हालत में होने के बावजूद वह उन्हें बताता है कि उन्हें उस तांत्रिक को ढूंढना होगा और उस पर पवित्र कुंवारी मूत्र डालना होगा। दूसरा तरीका यह है कि तांत्रिक को मार दिया जाए। इन्हीं 2 तरीकों से सब कुछ रोका जा सकता है। वह चेतावनी देता है कि तीसरा दिन खत्म होने से पहले उन्हें यह करना होगा, वरना वे सभी मारे जाएंगे। इसके बाद दोस्त उन्हें पवित्र मूत्र दे देता है। सब लोग डॉर्मेटरी में इकट्ठा होते हैं और सोचते हैं कि आखिर बसाबा की आत्मा को वापस किसने जिंदा किया। सब एक दूसरे पर शक करने लगते हैं। कुछ देर के लिए शक होंग और या पर जाता है, क्योंकि दोनों उस दिन अंतिम संस्कार में नहीं आए थे। होंग और या साफ इनकार करते हैं। इसके बाद शक बसाबा के पिता और स्कूल के वॉलीबॉल कोच पर जाता है, क्योंकि वे दोनों भी अंतिम संस्कार में मौजूद नहीं थे। सबसे ज्यादा शक बसाबा के पिता पर किया जाता है। गण बताता है कि बसाबा की जिंदगी असल में बहुत दुख भरी थी। उसका पिता काला जादू करता था और बहुत मुमकिन है कि वही इसके पीछे हो, लेकिन फिर भी उन्हें यह नहीं पता कि उसने बसाबा को वापस जिंदा क्यों किया। गण एक बार बसाबा को उसके घर छोड़ने गया था, जहां उसने देखा कि उसका पिता बहुत शराब पीता था। जब भी वह नशे में होता, बसाबा उसके गुस्से का शिकार बनती थी। इसी वजह से बसाबा घर छोड़कर डॉर्मेटरी में रहने लगी थी। आखिरकार सब यह तय करते हैं कि पहले बसाबा के पिता को ढूंढा जाएगा। अगर उसे जवाब नहीं मिला तो आखिरी में वे वॉलीबॉल कोच से बात करेंगे। कुछ ही समय बाद स्कूल में चल रहे एग्जाम के दौरान स्टूडेंट और टीचर तब हैरान रह जाते हैं जब बसाबा की आत्मा वहां दिखाई देती है। वह एग्जाम देने आती है और टीचर से आंसर शीट भी मांगती है। उस घटना के बाद सभी लोग स्पोर्ट्स हॉल में इकट्ठा होते हैं, जहां वॉलीबॉल कोच भी मौजूद होता है। जिंदारा और गन उससे पूछताछ करते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या उसी ने बसाबा की आत्मा को वापस बुलाया है। कोच पूरी तरह घबरा जाता है और खुद को फंसा हुआ महसूस करता है। आखिरकार वह मान लेता है कि उसका बसाबा के साथ रिश्ता था। तभी अचानक उस पर बसाबा की आत्मा सवार हो जाती है, जिससे सच्चाई सामने आ जाती है। यह रिश्ता प्यार का नहीं बल्कि फायदे का था। बसाबा को कॉलेज में पक्का एडमिशन चाहिए था और कोच यह दिला सकता था, लेकिन बदले में वह चाहता था कि बसाबा उसके साथ सोए। इससे भी ज्यादा बुरा यह था कि स्कूल का प्रिंसिपल भी इसमें शामिल था और वह भी चोरी छिपे बसाबा के साथ गलत रिश्ता रखे हुए था। इसके बाद बसाबा की आत्मा कोच को सबके सामने कपड़े उतारने पर मजबूर करके उसकी बेइज्जती करती है। कुछ देर बाद कोच को होश आ जाता है और तभी सब लोग अपने ऊपर बसाबा की आत्मा को लटका हुआ देखकर डर जाते हैं। अब उनके पास बस एक ही उम्मीद बचती है, बसाबा के पिता को ढूंढना। वे उसके घर में घुसते हैं और वहां काले जादू में इस्तेमाल होने वाली कई चीजें और चढ़ावे देखते हैं। उनका शक तब पक्का हो जाता है जब उन्हें पूजा वाली जगह पर बसाबा की बचपन की फोटो दिखाई देती है। वे उस जगह को बर्बाद कर देते हैं, लेकिन तभी बसाबा का पिता वहां आ जाता है और यह समझते ही कि उसकी पूजा खराब हो गई है, वह उन पर हमला कर देता है। जब उसके शरीर पर पहले उस आदमी से मिला पवित्र मूत्र डाला जाता है तो बसाबा का पिता बुरी तरह तड़पने लगता है और उनसे बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसका पीछा करते हैं।
तभी होंग वहां आती है और उसके हाथ में एक गुड़िया होती है जो उसे घर में मिली थी। वह कहती है कि यह आत्मा वाली गुड़िया है और इसे तुरंत नष्ट करना जरूरी है। यह सुनकर वे उस गुड़िया पर भी पवित्र मूत्र डाल देते हैं और इसका असर तुरंत होता है। बसाबा के पिता को तुरंत सजा मिलती है। वह गिर पड़ता है और उसका सिर लोहे की नुकीली बाड़ में घुस जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अगर सच में बसाबा के पिता ने ही उसकी आत्मा को वापस बुलाया था तो अब उन सबको इस श्राप से आजाद हो जाना चाहिए, लेकिन उन्हें पूरा यकीन सिर्फ आधी रात के बाद ही होगा या अपनी माँ के साथ घर चली जाती है जबकि जिंदारा को गण लेने आता है। दोनों मिलकर उस आदमी से मिलने जाते हैं जो आत्माओं के बारे में जानता है और जो पहले घायल होने की वजह से अस्पताल में भर्ती है। वे उसे आत्मा वाली गुड़िया दिखाते हैं और पूछते हैं कि क्या अब सब कुछ खत्म हो गया है। वह उनकी तारीफ करता है कि उन्होंने हालात को अच्छे से संभाला जिससे जिंदारा और गण को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन वह उन्हें यह भी सलाह देता है कि वे मंदिर में प्रार्थना करें ताकि बसाबा की आत्मा को आखिरकार शांति मिल सके। जिंदारा को एहसास होता है कि उसका फोन मंदिर में ही छूट गया है। वह अकेले वापस जाती है जबकि गन गाड़ी में इंतजार करता है। रास्ते में जिंदारा एक सड़क किनारे बैठे आदमी को देखती है जो ताबीज बेच रहा होता है। वहां रखी एक चीज उसे बहुत ध्यान खींचती है क्योंकि वह बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसी उसने बसाबा के पिता के घर में देखी थी। वह आदमी बताता है कि यह जंगली पिग की उल्टी है जिसे बुरी आत्माओं से बचने के लिए ताबीज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तभी जिंदारा को याद आता है कि होंग ने भी घर से ऐसी ही एक चीज उठाई थी और कहा था कि वह आत्मा वाली गुड़िया है जिसे तोड़ना जरूरी है। उसे समझ आ जाता है कि होंग ने झूठ बोला था। घबराकर जिंदारा समय देखती है और पाती है कि रात के 11:58 हो चुके हैं, यानी आधी रात होने में सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। इसी दौरान अस्पताल में बसाबा की आत्मा उस आदमी पर हमला करती है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद गण अगला निशाना बनता है जब वह गाड़ी में बैठकर इंतजार कर रहा होता है। गाड़ी अपने आप चलने लगती है और गण बच नहीं पाता। उसकी गर्दन बाहर निकली लोहे की छड़ में फंस जाती है और उसकी मौत हो जाती है। यह सब देखकर जिंदारा पूरी तरह टूट जाती है। वह वापस अस्पताल जाती है और देखती है कि वह आदमी मर चुका है और वहां सिर्फ पवित्र खंजर बचा है। चुपचाप जिंदारा वह खंजर उठा लेती है। वह होंग को बताती है कि श्राप अभी खत्म नहीं हुआ है और उसे बसाबा के घर मिलने के लिए कहती है। इसके बाद होंग अरासा को फोन करती है और उसे भी साथ आने को कहती है, जबकि या को कुछ भी पता नहीं होता और उसे लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। अचानक बसाबा की आत्मा फिर से सामने आती है और या अगली शिकार बन जाती है और उसकी भी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ होंग चुपचाप अरासा को उस स्पोर्ट्स हॉल में ले जाती है जहां बसाबा मरी थी। अरासा को अभी तक यह पता नहीं होता कि होंग असल में कौन है। होंग अरासा से कहती है कि वह जो पूजा कर रही है उसे वहीं दोहराए क्योंकि इससे श्राप खत्म हो जाएगा। इसी दौरान जिंदारा बसाबा के पिता के घर पर होती है। तभी यह सच्चाई सामने आती है कि बसाबा की आत्मा को वापस लाने वाली होंग ही थी। जिंदारा को अरासा का मैसेज मिलता है कि वह होंग के साथ स्पोर्ट्स हॉल में है। जब जिंदारा अरासा को फोन करने की कोशिश करती है तो अचानक उसका फोन बंद हो जाता है। अरासा से कहा जाता है कि वह बसाबा की आत्मा से माफी मांगे और अगर कोई गलती हुई हो तो उसके लिए माफी बोले। उसी समय अरासा जिंदारा, गन और या की तरफ से बसाबा को मारने के लिए माफी मांगती है। यह सुनकर होंग को सच्चाई समझ में आ जाती है कि बसाबा ने आत्महत्या नहीं की थी बल्कि इन चारों ने मिलकर उसे मारा था। कहानी कुछ दिन पहले की घटना में जाती है जब बसाबा को गण और जिंदारा की चैट्स के बारे में पता चलता है। जलन और गुस्से में बसाबा जिंदारा से लड़ने लगती है जिसे अरासा और या देख लेते हैं। तभी गण वहां आता है और दोनों को अलग करता है। गण का बसाबा से रिश्ता तोड़ने का फैसला बेवजह नहीं होता क्योंकि उसे पहले से ही बसाबा और वॉलीबॉल कोच के रिश्ते के बारे में पता होता है। जब उसकी बेइज्जती सबके सामने हो जाती है तो बसाबा अपना आपा खो देती है और जिंदारा पर हमला कर देती है। अकेली होने की वजह से बसाबा आखिरकार काबू में आ जाती है और रोने लगती है। उनसे छोड़ देने की भीख मांगती है। उन्हें लगता है कि अब वह सुधर जाएगी, लेकिन वह फिर से जिंदारा पर हमला कर देती है। जब वे उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं और उसे पीछे धक्का देते हैं तो उसका सिर लोहे की रॉड से टकरा जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। सब घबरा जाते हैं और समझ जाते हैं कि यह एक हादसा था। जिंदारा कहती है कि जब बसाबा जिंदा थी तब उसने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी और बहुत लोगों को तकलीफ दी थी, इसलिए उसकी मौत का दुख मनाने की कोई वजह नहीं है।
फिर वे एक योजना बनाते हैं कि इस घटना को आत्महत्या जैसा दिखाया जाए। वे सबूतों के साथ छेड़छाड़ करते हैं और सीसीटीवी को भी धोखा देने की तैयारी करते हैं ताकि ऐसा लगे कि बसाबा ने खुद की जान ली। उनमें से एक लड़की बसाबा की यूनिफॉर्म पहनकर कैमरे के सामने से गुजरती है ताकि यह लगे कि बसाबा आत्महत्या करने जा रही थी। इत्तेफाक से जिस रात बसाबा मरी थी उस रात होंग उनके साथ नहीं थी। वापस मौजूदा समय में होंग मान लेती है कि बसाबा की आत्मा को वापस लाने वाली वही थी। बसाबा की मौत के बाद होंग एक ओझा के पास गई थी और आत्मा बुलाने की पूजा सीखी थी। कुछ समय बाद बसाबा की आत्मा वापस आ गई। थोड़ी देर बाद जिंदारा स्पोर्ट्स हॉल पहुंचती है और देखती है कि अरासा वहां मर चुकी है। जिंदारा होंग से पूछती है कि उसने बसाबा की आत्मा को वापस क्यों बुलाया, जबकि जिंदा रहते समय बसाबा ने होंग को भी बहुत परेशान किया था। जिंदारा यह समझ नहीं पाती कि होंग ने यह सब क्यों किया। तब होंग सच्चाई बताती है। वह बताती है कि उसे एक मानसिक समस्या है जिसमें उसे परेशान किए जाने और अपमानित होने से अजीब तरह की खुशी मिलती है। जब बसाबा मर गई तो होंग के लिए वह खुशी खत्म हो गई। बसाबा को वापस लाने के लिए होंग ने उस ओझा से हाथ मिला लिया जिसने उसे एक कनखजूरा वाला ताबीज दिया। यह ताबीज मरे हुए इंसान की आत्मा को किसी और के शरीर में डाल सकता है। अब होंग का इरादा बसाबा की आत्मा को जिंदारा के शरीर में डालने का है। होंग ताबीज दिखाती है, वहीं जिंदारा उस पवित्र खंजर को निकालती है जो उसे उस आदमी ने दिया था। दोनों के बीच लड़ाई होती है। होंग बसाबा की आत्मा की मदद से जिंदारा को पकड़ लेती है और उसे घायल कर देती है, लेकिन जिंदारा जल्दी से अपना बायां हाथ इस्तेमाल करके हमला करने लगती है। तभी ताबीज से कनखजूरे निकलते हैं और जिंदारा के शरीर में घुसने लगते हैं। होंग और बसाबा की आत्मा जिंदारा के दोनों हाथ पकड़ लेते हैं जिससे वह खुद को रोक नहीं पाती और कनखजूरे उसके शरीर में चले जाते हैं। कुछ समय बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है। जिंदारा जिंदा रहती है और होंग भी जिंदा होती है, लेकिन अब जिंदारा के शरीर में बसाबा की आत्मा रहती है। इसके बाद जिंदारा बिल्कुल बसाबा की तरह बर्ताव करने लगती है और फिर से एक निर्दयी बदमाश बन जाती है। यह सब देखकर होंग को बहुत खुशी होती है और इसी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।